तो आज का पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस सप्लाई पर कार्य करता है। तो हमारा ए ऑप्शन है एसी सप्लाई, बी ऑप्शन है डीसी सप्लाई, सी ऑप्शन है एसी एंड डीसी और डी ऑप्शन है पल्सेटिंग करंट। तो हमारा ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है, एसी सप्लाई पर। कौन सी सप्लाई पर, एसी सप्लाई पर। एसी सप्लाई पर ही क्यों करता है, डीसी पर क्यों नहीं करता, क्योंकि डीसी में फ्रिक्वेंसी का मान जीरो होने पर, किसका, डीसी में फ्रिक्वेंसी का मान क्या होता है, जीरो। जब फ्रिक्वेंसी का मान जीरो हो जाएगा तो इसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, एक्सएल का मान, एक्सएल का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब एक्सएल का मान जीरो हो गया तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो हो गया तो ट्रांसफार्मर में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, जीरो, जिससे करंट क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इससे हमारा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इसलिए हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस सप्लाई पर कार्य करता है, ओनली एसी सप्लाई पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति होती है। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है। ऑप्शन है गतिशील, बी है स्थिर, सी होती है गतिशील या स्थिर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गतिशील क्या होती है, तो गतिशील होती है जिसमें कोई घूमने वाला भाग होता है, वो क्या होती है, गतिशील। स्थिर होती है जिसके अंदर कोई घूमने वाला भाग नहीं हो। तो हमारे ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग होता है क्या, नहीं होता। इसलिए ट्रांसफार्मर कौन सी युक्ति होती है, स्थिर युक्ति होती है। कौन सी युक्ति होती है, हमारा ट्रांसफार्मर स्थिर युक्ति होती है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सभी को पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अनोन्य प्रेरण, बी ऑप्शन है म्यूचुअल इंडक्टेंस, सी है ए एंड बी दोनों और डी होता है स्वप्रेरण। तो ट्रांसफार्मर होता है वो अनोन्य और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जबकि स्वप्रेरण होता है उस पर ऑटो ट्रांसफार्मर कार्य करता है। कौन सा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए एंड बी दोनों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ट्रांसफार्मर कोर को किस पदार्थ से निर्मित किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो किस पदार्थ की बनाई जाती है, जो ट्रांसफार्मर कोर होती है वो किस पदार्थ से बनाई जाती है। तो हमारा ए ऑप्शन है स्टील से, बी ऑप्शन है कार्बन से, सी ऑप्शन है नरम लोहा और डी है सिलिकॉन इस्पात या सिलिकॉन स्टील। तो हमारे ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो किसकी बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील या इस्पात की बनाई जाती है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आपकी ये क्वेश्चन हो जाएगा मोस्ट हो जाएगा, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में। 5वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर की मोटाई कितनी होती है। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर होती है, किसकी बनी होती है, आपको सिलिकॉन इस्पात की। जो इसकी मोटाई होती है, किसकी, इस कोर की मोटाई, इसकी मोटाई कितनी होती है, वो होती है 0.35 से 0.6 mm। कितनी होती है, 0.35 से 0.6 mm। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग के मध्य प्रतिरोध होता है। जो हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके मध्य प्रतिरोध कितना होता है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब इन दोनों के मध्य संबंध कैसा है, बंद परिपथ है या खुला परिपथ है। दोनों वाइंडिंगों का परिपथ अलग अलग है, तो वाइंडिंग का परिपथ अलग अलग हो गया है, यानी कि ओपन सर्किट हो गया दोनों वाइंडिंग। तो ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है, ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, अनंत होता है। तो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या देगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग के मध्य संबंध स्थापित होता है।
यानी कि पूछने का तात्पर्य यह होता है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। ए ऑप्शन है विद्युत संबंध, बी ऑप्शन है चुंबकीय संबंध, सी ऑप्शन है बंध संबंध और डी है उपरोक्त सभी। अभी हमने देखा था जो ट्रांसफार्मर होता है ये कौन सी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये कौन सी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी आपने देखा इन दोनों के मध्य कौन सा ओपन सर्किट हो रहा है? ओपन सर्किट है तो प्रतिरोध अनंत हो गया। अब इसमें बताओ जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स पैदा होगा, जो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा होगा वो उसी के चालक सेकेंडरी के चालक छेदन करेंगे। जो प्राइमरी में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वही चुंबकीय क्षेत्र कौन छेदन करेगा? सेकेंडरी के चालक। तो इन दोनों के मध्य एक ही चीज़ कॉमन है, क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो इन दोनों के मध्य कौन सा संबंध होता है? चुंबकीय संबंध। कौन सा? चुंबकीय संबंध। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, तो कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्ग कितने होते हैं? जो हमारा कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर चुंबकीय मार्ग कितने होते हैं? एक होता है। कितने होता है? एक। आपने देखा होगा जो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, कौन सा? कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है हमारा किस तरह से होता है? ये होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसको बनाया, ये होता है। अब एक वाइंडिंग करते हैं इसके ऊपर और एक करते हैं इसके ऊपर। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब चुंबकीय जो क्षेत्र पैदा होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो कैसे जाएगा? इस कोर के माध्यम से आएगा। तो इसके लिए जाने का कितने रास्ते रहा? एक रास्ता रहा। एक ही है तो इसमें चुंबकीय मार्ग या चुंबकीय लिंब कितने होते हैं? एक होता है। कितने होता है? एक होता है। तो हमारे पास इस ऑप्शन नंबर आंसर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केवल एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर किस नाम से जाना जाता है? जिसमें केवल एक वाइंडिंग हो वो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जैसे आपके पास है ये वाइंडिंग है, इसमें कुछ अंश तो प्राइमरी का और कुछ अंश किसका? सेकेंडरी का काम करे और उसे लोड से संयोजित कर दिया जाए। ये ट्रांसफार्मर कौन सा हो जाएगा? ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा हो जाएगा? ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास ऑप्शन देखो अब क्या क्या है। ए ऑप्शन है उच्चायक ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन है अपचायक ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर, डी ऑप्शन है करंट ट्रांसफार्मर। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। कौन सा? ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि ऑटो ट्रांसफार्मर से 8 से 10 टेपिंग निकाल ली जाती है तो वह कौन सा उपकरण कहलाता है? अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उससे हमने 8 से 10 टेपिंग निकाल ली। जैसे आपने बनाया, एक टेपिंग निकाल ली, 2 3 4 5, इस प्रकार से आपने अन्य को टेपिंग निकाली। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। जैसे 8 से 10 टेपिंग निकाल ली तो वो किस उपकरण के नाम से जाना जाता है? यह आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास फैन रेगुलेटर, वेरिएक, टेपिंग सिलेक्टर या उपरोक्त सभी। तो उस उपकरण को किस नाम से जानोगे आप? वेरिएक के नाम से। किस नाम से? वेरिएक के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तेल में नमी सोखने के लिए, तेल में नमी सोखने के लिए प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड, सिलिका जेल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। तो हमारे पास नमी सोखने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रांसफार्मर तेल सामान्यतः कितने डिग्री से ऊपर गर्म नहीं होना चाहिए? ट्रांसफार्मर तेल होता है या ऑयल होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए? ऑप्शन आपके पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड,
बी ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 150 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा ट्रांसफार्मर का तापमान होता है वो सामान्यतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है सफ़ेद, बी ऑप्शन है गुलाबी, सी ऑप्शन है आसमानी नीले रंग और डी है सफ़ेद व गुलाबी, सफ़ेद व गुलाबी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर शुष्क का मतलब क्या हो गया? शुष्क का मतलब हो गया सूखी। सूखी सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बकलोज रिले में प्लॉट ए का कार्य होता है। आपको पता होगा कि जो बकलोज रिले होती है किस प्रकार से होती है। बकलोज रिले आपकी इस तरह से बनी होती है, इस तरह से आकर, इस तरह से आकर। यहाँ पर एक होता है प्लॉट बी और यहाँ पर होता है प्लॉट ए। ये कौन सा हो गया? बी। तो प्लॉट ए का कार्य क्या होता है? हमें पूछा गया प्लॉट ए का कार्य क्या होता है। तो प्लॉट ए का कार्य होता है, अब ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? ट्रांसफार्मर को बंद करना, ट्रांसफार्मर को चालू करना, ट्रांसफार्मर में दोष पैदा होने पर अलार्म बजाकर सूचना देता है और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर में दोष पैदा हो जाता है तो जो हमारे पास प्लॉट ए होता है वो नीचे गिर जाता है और एक अलार्म के माध्यम से हमें सूचना देता है कि ट्रांसफार्मर में ये दोष है, आप दूर कीजिए। और जो प्लॉट बी होता है, कौन सा? प्लॉट बी, ये क्या करता है? ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है, यानी ट्रांसफार्मर की सप्लाई को ही काट देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर क्या है? ट्रांसफार्मर के इंसुलेटर किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? जो ट्रांसफार्मर में अचालक के रूप में जो बुशिंग प्रयोग की जाती है, जो इंसुलेटर होते हैं, इनको एक क्या बोलते हैं? बुशिंग बोलते हैं। जो ये किसके लिए प्रयोग की जाती है? इनपुट और आउटपुट के लिए। किन के लिए? इनपुट व आउटपुट के लिए, टर्मिनल के लिए, इनपुट आउटपुट टर्मिनल के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये किस पदार्थ की बनी होती है? बेकेलाइट की, चीनी मिट्टी, फोर्सलिन, चीनी मिट्टी या फोर्सलिन। तो हमारे पास ये किसकी बनी होती है? फोर्सलिन की, चीनी मिट्टी या फोर्सलिन। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ट्रांसफार्मर तेल के क्षेत्र परीक्षण में तेल की बूंद के क्षेत्रफल का व्यास से कम होने पर उपयोग किया जाता है। हाँ भाई, इसका आंसर क्या होगा? जैसे आपके पास ये कोई ऑयल की बूंद है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? किससे कम हो तब प्रयोग कर सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 mm, बी ऑप्शन है 10 से 25 mm, सी ऑप्शन है 15 से 18 mm और डी ऑप्शन है 15 से 30 mm। तो कौन सा होगा इसके अंदर? जब ये मान लो आपके पास ये तेल की बूंद है, इसका क्षेत्रफल का व्यास किससे, ये बूंद का व्यास हो गया, इतनी दूर में फैल गई, तो फैलाव कितना होना चाहिए इसका? 15 से 18 mm के बीच होना चाहिए, 15 से 18 mm के बीच। इससे अधिक होने पर क्या, 18 mm से अधिक होने पर उपयोग नहीं कर सकते। अगर 15 से 18 के बीच में है तो उपयोग कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 15 से 18, यानी करेक्ट आंसर हो गया सी। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किन कारणों पर निर्भर करता है? यानी जो ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो किन किन कारणों पर निर्भर करता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स,
ऑप्शन नंबर बी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी है घुमाव की संख्या या लपेट संख्या, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमारे पास ए में क्या होगा, ए का मतलब हो गया अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स फाई एम, एफ फ्रीक्वेंसी, और एन लपेट की संख्या क्या बोलते हैं, एन। तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण होता है वो अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्रीक्वेंसी और लपेट की संख्या तीनों पर कार्य करता है, यानी तीनों के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ट्रांसफार्मर में बी एम क्या प्रदर्शित करता है, सॉरी यहाँ पर बी एम की जगह आएगा आपके पास, बी एम की जगह क्या आएगा, फाई एम। कि ट्रांसफार्मर में फाई एम क्या दर्शाता है, फाई एम क्या दर्शाता है, न्यूनतम ऑप्शन है हमारे पास न्यूनतम फ्लक्स घनत्व, बी ऑप्शन है अधिकतम फ्लक्स घनत्व, सी ऑप्शन है लीकेज फ्लक्स घनत्व, और डी है अप्रोक्सीमेशन कोएफिशिएंट। तो हमारे पास क्या कौन सा करेक्ट आंसर होगा, एम का मतलब हो गया मैक्सिमम, यानी एम का मतलब हो गया अधिकतम, क्या हो गया अधिकतम, और फाई का मतलब क्या होता है फ्लक्स, फाई का मतलब क्या हो गया फ्लक्स, और एम का मतलब अधिकतम। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा रहा है, अधिकतम फ्लक्स घनत्व। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण है, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण होता है वो कौन सा है, ए ऑप्शन है ई पी बराबर 4.44, सॉरी इसमें भी वही कर लो, बी एम की जगह क्या आ जाएगा, फाई एम। ठीक है, तीनों ऑप्शनों में जो बी एम है उसकी जगह क्या आ जाएगा, फाई एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई एम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी एम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फाई एम आ जाएगा। तो हम लेते हैं जो बी एम आपके पास, बी एम इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसको हटा के, ठीक है, फाई एम आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई पी बराबर 4.44 फाई एम एफ एन पी। बी ऑप्शन होगा ई एस बराबर 4.44 फाई एम एफ एन एस। सी ऑप्शन होगा ई बराबर 4.44 फाई एम एफ एन। तो हमारा और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें ए देखो, ए किसके लिए प्रयोग होता है, ए किसके लिए प्रयोग होता है, ए होता है हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, किसके लिए, ई पी, ई यानी प्राथमिक के लिए। और जो ई एस होता है ये किसके लिए होता है, ई एस ये होता है हमारे पास द्वितीयक कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए। तो हमें पूछा क्या है, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। तो ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण के लिए उपयोग करेंगे सी ऑप्शन। कौन सा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, इसमें बी एम की जगह क्या हो जाएगा, फाई एम, क्या हो जाएगा, बी एम की जगह फाई एम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20। ट्रांसफार्मर किस को परिवर्तन नहीं करता, जो ट्रांसफार्मर होता है इसके कार की जगह कारक क्या आएगा, कारक। ट्रांसफार्मर किस कारक को परिवर्तन नहीं करता, ट्रांसफार्मर होता है वो किस कारक को परिवर्तन नहीं करता, किस कारक को परिवर्तन नहीं करता, शक्ति परिवर्तन होती है। जैसे आपके पास लेके चलते हैं, ठीक है, अब देखो शक्ति
ये आपके पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये द्वितीय वाइंडिंग। अगर इसमें वोल्टेज का मान कम है, वी का मान क्या है, कम, इसके अंदर वी का मान क्या है, अधिक है। जिसमें वी कम होगी तो आई का मान क्या हो जाएगा, इसके अंदर आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान अधिक हो जाएगा। इसके अंदर आई का मान क्या होगा, कम होगा। अगर V और I अलग अलग हो रहा है, यानी V बढ़ रहा है तो I कम हो रहा है, तो आपके पास शक्ति भी परिवर्तन हो जाएगी, तो ये आंसर भी नहीं होगा। वोल्टता कम ज़्यादा हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। धारा, जहाँ पर वोल्टेज कम है वहाँ पर धारा अधिक है, और जहाँ पर वोल्टेज अधिक है वहाँ पर धारा कम है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया आपके पास। जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस युक्ति को स्थिर रखता है, फ्रीक्वेंसी को। किसको, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस कारक को स्थिर परिवर्तन नहीं करता, फ्रीक्वेंसी को परिवर्तन नहीं करता, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी चैप्टर के आगे क्वेश्चन लेके आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।